हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है हमने स्टार्ट की है एचपी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका हम जीके पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर तो न्यू होता है बट अदर पोर्शन जो है हम वहाँ से कवर करने वाले हैं एचपी जीके। तो एचपी पीजीटी का जो पेपर है या फिर एआरओ का भी पेपर अब आने वाला है, उसमें भी जो फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सीरीज़। तो एचपी में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप सब इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, और अदर पेपर जो सिर्फ एक पेपर भी होगा उसमें भी देखिए कौन कौन सा। एक तो नेशनल इंटरनेशनल जीके, एक एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और साथ में करंट अफेयर, सभी चीज़ों से क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछेंगे तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे ये क्या थे? राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक हमारे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए ये भारत के धार्मिक नेता थे और इन्होंने नारा दिया था बैक टू द वेद, कि वेदों की तरफ भारतीयों को वापिस लाना है, क्योंकि भारत के लोग जो है वो दूसरे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे थे इसलिए। अब देखिए उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर नॉर्थ में किन अक्षांशों पर स्थित है? अक्षांश क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा है ग्लोब, पूरा ग्लोब। तो इसमें जो पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा होती है इसको कहा जाता है इक्वेटर। यहाँ पर लिखा है भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर में जो हिस्सा है वो नॉर्थ है, इसके नीचे में जो हिस्सा है वो हमारा है साउथ। यहाँ पर नॉर्थ में पूछा गया है कि नॉर्थ में जो है भारत पड़ता है, नॉर्थ में। अब देखिए ये तो हमने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया। अगर ये रेखा देखेंगे तो इस तरफ को हमारा ईस्ट है, इस तरफ को वेस्ट है। तो पूरा अगर ग्लोब में देखेंगे तो हमारा भारत कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए इस तरफ हमारा ईस्ट है और ये ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये कहाँ पर आता है? यहाँ पर। ये इक्वेटर जो है इस पर है 0 डिग्री। इक्वेटर पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऊपर को जब हम जाएंगे, देखिए तो ऊपर को जाएंगे तो लैटिट्यूड्स की बात की गई है। लैटिट्यूड्स में ऊपर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में हमारा भारत पड़ता है। अब देखिए अगर लॉन्गिट्यूड लाइन की बात की जाती है, ये जो रेखाएं हैं इनको लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इन देशांतर रेखाओं में अगर देखा जाएगा तो भारत कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, भारत का विस्तार कितना है? तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, इससे लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ज़रूरी नहीं है इस बार पेपर में आपको नॉर्थ विस्तार पूछा गया है, तो ये अक्षांश देशांतरीय रेखा पर भी भारत का विस्तार नेक्स्ट पेपर में पूछ सकते हैं कि कितना है, यानी कि भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री तक फैला हुआ है। तो इसी तरह से अगर भूमध्य रेखा के ऊपर देखेंगे तो कौन रेखा आती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर आती है? ये आती है 3.5 डिग्री पर। सेम 3.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा से नीचे भी एक रेखा आती है जिसको कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी जो है 3.5 डिग्री पर साउथ में आती है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए आप एक बार मैप देख लेना
ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें एक छोटी चीज़ और देखिए, छोटी सी चीज़, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। और महानदी कहाँ है? ये उड़ीसा में है, संबलपुर शहर के पास। अब देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और ये 25.79 किलोमीटर है। कितना है? 25.79 किलोमीटर। अब देखिए, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। सबसे पुराना बांध अगर पूछेंगे तो ये कलमनई बांध है, और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। इसी तरह चंबल नदी देखिए, चंबल नदी यूपी के मुरादगंज में, यूपी में यमुना नदी में मिलती है। ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। कहाँ कहाँ बहती है ये? मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में। इसी तरह गंडक नदी ऑप्शन में है। गंडक नदी ये नेपाल और बिहार में बहती है, और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट है, रमन चोटी कहाँ स्थित है? रमन पीक। तो रमन पीक हमारी है अरब सागर में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यहाँ दक्षिण भारत का पूछा गया है, तो दक्षिण भारत की हमारी हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी पीक। अब देखिए, हाईएस्ट पीक अगर इंडिया की पूछा जाता, भारत की हाईएस्ट पीक हमारी कंचनजंगा है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। और इसकी हाइट कितनी है? 8,586 मीटर। जो अन्नाईमुड़ी जो पीक है ये हमारे केरल में है, और इसकी हाइट है 2695 मीटर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, भारत का थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो देश के 12.13% में ये फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। फिर है कांगड़ा जिले में पौंग बांध किस नदी पर है? तो पौंग बांध हमारा है व्यास नदी पर। अब देखिए, व्यास नदी पर है, 1960 में ये बना था, और पौंग झील भी यहीं पर है। पौंग झील की लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर है, और इस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, जलाल नदी किसकी सहायक नदी है? जलाल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी। फिर है, मारकंडा और घग्गर नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये भी यमुना की ही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सबसे अधिक सीटें किस जिले में हैं? तो विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हमारी कांगड़ा जिले में। और कितनी सीटें हैं? 15 सीटें। और इन 15 सीटों में 3 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित हैं, और दूसरे नंबर पर मंडी में 10 सीटें हैं। मंडी में 10 सीटों में से 3 सीटें एससी के लिए है, और शिमला में 8 सीटें हैं, और 8 सीटों में से 2 सीटें एससी के लिए है। उसके बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति में कितनी सीटें हैं? 1-1 सीट। सबसे कम सीटें किन्नौर और लाहौल स्पीति में हैं, और दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है एसटी के लिए वो सीटें हैं। अब एचपी में अगर कुल विधानसभा की सीटें देखेंगे तो कुल कितनी है? 68 सीटें हैं। अब देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भारत में है, और भारत में कहाँ पर है? लाहौल स्पीति, हिमाचल में लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति के हिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,000 फुट। नेक्स्ट है, 1 मार्च 1952 को एचपी का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन था? तो ये मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। अब देखिए, एचपी पार्ट सी स्टेट बनने के बाद मुख्य आयुक्त के स्थान पर जो है उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर वाई.एस. परमार पहली बार एचपी के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो पहली बार कब बने थे? 24 मार्च 1952 को वाई.एस. परमार पहली बार एचपी के मुख्यमंत्री बने थे। तो अब देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल के सबसे अधिक बार कौन मुख्यमंत्री रहे, तो सबसे अधिक बार देखिए वीरभद्र सिंह जो है 6 बार एचपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 6 बार। अब जो ये फर्स्ट टाइम एचपी में मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त 36 सीटों के लिए एचपी में चुनाव हुए थे। 36 सीटों में से जो है 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और फिर वाई.एस. परमार को जो है एचपी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, वारनेस कोर्ट किसका निवास स्थान है? तो वारनेस कोर्ट एचपी के राज्यपाल का निवास स्थान है। अब देखिए, वारनेस कोर्ट जो अब राजभवन शिमला राजभवन के तौर पर जाना जाता है, वारनेस कोर्ट से पहले जो है राजभवन के तौर पर पीटर हॉफ को यूज़ किया जाता था। और पीटर हॉफ में जो है 12 जनवरी 1981 में आग लगी थी। उस समय से लेकर वारनेस कोर्ट को जो है गवर्नर का निवास स्थान बनाया गया है और तब से वारनेस कोर्ट ही है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 2005 में हुई थी और ये शिमला के कर्जन हाउस में है। याद रखना है कहाँ पर है? कर्जन हाउस में। नेक्स्ट है हमारे हिंदी के क्वेश्चन। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? अब संयुक्त स्वर देखना है। सबसे पहले देखना है कि संयुक्त स्वर होते क्या हैं। तो हिंदी के लिए मैं आज फिर से बता देती हूँ कि जो हिंदी ग्रामर डिटेल में पढ़ना चाहता है, हमने एग्जाम विवेचना चैनल पर पूरा हिंदी ग्रामर की एक सीरीज़ उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। जिसने हिंदी ग्रामर देखना है या हिंदी ग्रामर के नोट्स परचेज करने हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको नोट्स के साथ आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा साथ में। तो संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर हमारा है ओ। कौन सा है? ओ। इसमें लघु स्वर अगर देखेंगे, एक सेकेंड, लघु स्वर या फिर हरिस्व स्वर, ये कौन कौन से हैं? हरिस्व स्वर ये है अ, ई और ऊ, छोटी ई छोटा ऊ, ये है हरिस्व स्वर। दीर्घ स्वर अगर देखेंगे तो दीर्घ स्वर हमारे क्या हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे हैं दीर्घ, यानी कि इनको बोलने में हरिस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अब संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये कौन से हैं हमारे? ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों हमारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। अब यहाँ पर देखिए ओ पूछा गया, ओ लिखा है ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर है। फिर है अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान हमारे कंठ है। अब देखिए, अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है। और ऊ का उच्चारण स्थान देखिए तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरह से ये उच्चारण स्थान भी याद रखने हैं। आगे है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन है। अब कौन कौन से हैं? अब देखिए, य, र, ल, व, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ पर दिया हुआ है ल, तो ल हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। और अयोगवा हिंदी में कितने हैं? अयोगवा अंग और आ।
ये हमारे अयोगवा स्वर हैं। अनुस्वार और विसर्ग इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, सरिता को क्रोध आता है। यहाँ जो है ये जो क्रोध है इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो क्रोध में हमारी भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव छुपा है, क्रोध दिखता नहीं है, मतलब उसमें भाव छिपा है कि क्रोध का भाव है, तो इसलिए ये हमारी हो जाती है भाववाचक संज्ञा। कौन सा विषम का सही संधि विच्छेद है? विषम का सही संधि विच्छेद हमारा होगा वी जमा सम। क्या होगा? वी जमा सम, विषम। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत्त जमा ज्वल। त में हल लगेगा, उत्त जमा ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में, तो चंद्रमुख में हमारे समास आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण या विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या फिर उपमा और उपमेय जैसा संबंध पाया जाता है। इसीलिए इसमें जो है चंद्रमुख में अगर हम देखेंगे तो इसमें है चांद जैसा मुख। मुख कैसा है? चांद जैसा। उपमा की गई है मुख की चांद के जैसा, उसको बताया गया है, तो इसलिए कर्मधारय समास इसमें है। नेक्स्ट है, जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? एक सेकेंड, इसका आंसर होगा यमक अलंकार। अब देखिए, यमक अलंकार में शब्द एक होगा और वो एक से ज़्यादा बार यूज होगा। जब वाक्य में एक से ज़्यादा बार उसका यूज होगा तो जितनी बार उसका वाक्य में प्रयोग हुआ है हर बार वो अलग अलग अर्थ को बताएगा हर शब्द। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, लेकिन यहाँ पर घटा का अर्थ है बादल और आगे घटा का अर्थ है घटना, कम होना। तो यहाँ पर है काले बादलों का घमंड कम हो गया। तो इस तरह से दो सेम शब्द दो बार यूज हुआ है मगर दोनों जगह अर्थ अलग अलग है। अगर पेपर में इस तरह से पूछा जाए कि जब एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो, ओनली एक बार, मगर उसका कई अर्थ निकलते हों एक बार प्रयुक्त होने से, जैसे अगर कोई 3 शब्द वाक्य में, लाइन में, पद में और हैं तो उन तीनों के साथ जोड़ के अगर देखेंगे तो उसका हर एक शब्द के साथ वह अलग अर्थ बताता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण में बता देती हूँ। सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। किसको खोजते फिर रहे हैं? सुब्रन को। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। सुब्रन एक शब्द है। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ क्या है? अच्छे शब्द। कवि जो है हमेशा अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है। और व्यभिचारी के लिए सुब्रन का ये भी अर्थ होता है सुंदर वर। तो व्यभिचारी किसकी तलाश में होता है? सुंदर वर की। और चोर किसकी तलाश में है? सुब्रन का एक अर्थ सोना भी होता है, तो चोर के लिए इसका अर्थ क्या है? चोर सोने की तलाश में। तो इसी तरह से एक शब्द का अलग अलग अर्थ और एक शब्द अधिक बार प्रयुक्त होने से उनके अलग अलग अर्थ, ये अलग अलग अलंकार होते हैं। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वह कौन सा अलंकार है? क्या हो रहा है? उपमेय में जो है उपमान की कल्पना हो रही है। ये याद रखना है कि कल्पना की बात की जा रही है। जहाँ कल्पना आएगा वहाँ पर हमारा होगा उपमा अलंकार। अब देखिए कैसे उपमा, मतलब हम उसके समान किसी को बता रहे।
जैसे यहाँ पर है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गत मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब श्याम के बारे में कहा गया है मानो। मानो का मतलब है कि उसको उस कल्पना की जा रही है, ये हकीकत नहीं है, कल्पना की जा रही। जहाँ पर मानो शब्द आता है तो वहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, के लिए किस कारक का कारक चिन्ह है। के लिए कारक चिन्ह हमने देखे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो के लिए किस में आएगा, के लिए हमारा आएगा संप्रदान कारक में। किस में आएगा, संप्रदान में। अब कारक अगर देखेंगे तो देखिए, मैं माँ के लिए चाय बना रही हूँ। किसके लिए, माँ के लिए। तो के लिए क्या है, संप्रदान कारक है, कारक चिन्ह है। उसने बांटने को या बांटने के लिए मिठाई खरीदी है। तो के लिए यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। यहाँ पर को भी है, मगर ये को क्या भाव दे रहा है उसको भी समझना है। अब कारक कितनी तरह के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। ये हम अपनी वीडियोस में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो 8 प्रकार के देखिए कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से हर कारक का अलग चिन्ह है। कर्ता का क्या है, कर्ता ने या शून्य कारक चिन्ह है कर्ता का। कर्ता ने कर्म का शून्य या को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध के कारक चिन्ह कौन से हैं, काके की, रा रे री या ना ने नी। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है, में और पर। संबोधन में हे, अरे, ओ, इस तरह से कारक चिन्ह याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2024-25 एचपी के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा क्षेत्र में 9,560 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार सरकार ने किया है। इस बार के बजट में ओलंपिक्स खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। अब देखिए, अगर रजत पदक की बात की जाती है तो रजत पदक वाले को 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक वाले को 2 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वर्ण पदक वाले को अब तो 5 दिए जाएंगे, पहले कितने दिए जाते थे, पहले 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना में कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें उम्र होनी चाहिए 70 वर्ष से अधिक। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 70 वर्ष से अधिक वो ऐसे कृषक हों जो एक तो इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे और साथ में ही उन्हें ना ही कोई पेंशन मिल रही होगी, तो उन्हें जो है मुफ्त चिकित्सक सुविधा जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत क्या प्रदान किया जाएगा। याद रखना है, योजना कौन सी है, श्रीनिवास रामानुजन योजना। तो इसके तहत जो है विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। फिर है, हाल ही में राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस कब मनाया गया। तो ये 1 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लास्ट पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इसमें देखने हैं कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एज बोल्ड एज। तो इसमें आएगा ब्रास, मतलब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग बना है, ब्रास के जैसा। ब्रास यानी ब्रास, पित्तल को ब्रास कहा जाता है। फिर देखिए, टू ब्रशअप, किसको ब्रशअप करना है। तो ब्रशअप होता है कि इम्प्रूव करना, जो आप में स्किल है उसको इम्प्रूव करना। तो रिमूव, डस्ट को रिमूव करने के लिए
या फिर वॉश विद सोप के लिए या हाइट छुपाने के लिए ब्रशअप करना, नहीं, रिन्यू, कुछ नया सीखने के लिए, तो टू रिन्यू इसमें आएगा। फिर है द अर इज डैश टू फॉरगिव हिज डिवाइन। और क्या होता है, गलती करना या होना, गलती करना या होना, तो इसमें यहाँ आएगा ह्यूमन, द अर इज ह्यूमन, ह्यूमन गलतियां करता है, उससे गलतियां होती है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, उसको माफ करना जो है एक दिव्य मतलब डिवाइन है। फिर नेक्स्ट देखिए, टू डिराइव होम, टू डिराइव होम, तो यहाँ पर आएगा टू एम्फेसिस, टू डिराइव होम, टू एम्फेसिस। नेक्स्ट देखिए, एज टफ एज लेदर, मतलब बहुत टफ चीज़ों के लिए ये इडियम यूज़ किया जाता है कि अगर कोई बहुत टफ है, एज टफ एज लेदर। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग देखना है। अपोजिट मीनिंग सबसे पहले देखिए, पॉवर्टी दिया हुआ है, पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, और प्रोस्पेरिटी क्या होता है, समृद्धि, तो ऑप्शन इसका आएगा ए। फिर है अरोमेटिक, अरोमेटिक क्या होता है, ये होता है खुशबूदार, और फिर है मेलाडोरियस, ये क्या होता है, बदबूदार, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर है फिकल, फिकल क्या होता है, फिकल हमारा होता है जो स्टेबल नहीं है, जो चेंज होते रहते हैं, फीलिंग्स या फिर वर्ड, इंसान की माइंड चेंज होता रहता है, तो यानी कि चंचलता। इसका अपोजिट क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।